हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य के रिवीजन सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसके माध्यम से अपनी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ऑल्दो आपको ये बात समझनी है कि पेपर कहीं से भी आ सकता है, आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षण नियोजन की जो प्रक्रिया है, जो शिक्षण नियोजन हमारा होता है, वहाँ पर हम किस चीज़ का ध्यान देते हैं। तो शिक्षण नियोजन के अंतर्गत क्या आता है, तो ये सभी चीज़ें आती हैं, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। शिक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत क्या आता है, शिक्षण विधियों का चयन, सामग्री का चयन, प्रयोग से संबंधित चयन, ये सभी आते हैं, इसलिए डी सही हो जाएगा। शिक्षण के मार्गदर्शन के अंतर्गत छात्रों की प्रेरणा आती है और छात्रों को कालांश में रुचि उत्पन्न की जाए, ये दोनों चीजें आती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा के नियंत्रण के अंतर्गत आता है सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा, मापन और मूल्यांकन का उद्देश्य, दोनों सही हैं। ऑप्शन सी सही होगा। शिक्षा के अभिक्रमित अध्ययन का उपहार प्रदान किया गया है, ये उपहार अनुदेशनात्मक तकनीकी के माध्यम से प्रदान किया गया है। शिक्षण को विज्ञान और कला दोनों माना जाता है। शिक्षण के द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति है, तीनों उद्देश्य प्राप्त हो सकते हैं भाव, इसलिए इसे हम टिक करेंगे ऑप्शन डी को। इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार युद्ध नीति का अभिप्राय होता है, तो युद्ध कला जो स्ट्रेटजी और स्किल्स दोनों होती हैं। ऑप्शन सी सही टिक होगा। शिक्षण नीतियों का चयन किया जाता है, तो शिक्षण नीतियों का चयन हम जब करते हैं तो हम किस चीज को अपना आधार बनाते हैं, तो शिक्षण नीतियों के चयन के समय हम आधार बनाते हैं उद्देश्यों को। शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है, शिक्षण विधियों का चयन करते हैं पाठ्यवस्तु की प्रकृति के रूप में। शिक्षण नीतियों के कितने वर्ग होते हैं, तो शिक्षण नीतियों के बेसिकली आप 4 वर्ग मानते हैं, 4 चरण मानते हैं। जनतांत्रिक शिक्षण विधियों के अंतर्गत वाद विवाद, योजना पद्धति, मानसिक विप्लव, तीनों आते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों के तहत व्याख्यान भी आता है, ट्यूटोरियल भी है, अभिक्रमित अनुदेशन भी है। ऑप्शन डी सही करेंगे। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक विधि के अन्वेषणकर्ता कौन है, तो आर्मस्ट्रांग है। ह्यूरिस्टिक विधि की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ह्यूरोस्को से हुई है। ह्यूरोस्को का अर्थ मैं खोजता हूँ होता है। अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के सोपानों को कितने चरणों में बांटा गया है, तो अन्वेषण विधि के सोपानों को हम 5 चरणों में बांटते हैं। अन्वेषण विधि का उपयोग किया जाता है, तो अन्वेषण विधि प्राथमिक शिक्षा और नर्सरी के लिए प्रयोग न होकर के यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए प्रयोग होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र के प्राध्यापक किलपैट्रिक शिष्य हैं जॉन डीवी के, और जॉन डीवी आप जो प्रयोजनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। डॉक्टर ब्लूम प्रवर्तक माने जाते हैं किसके, स्वामित्व अधिगम व्यू रचना के, इसलिए हम ऑप्शन सी को सही करेंगे। शिक्षण व्यू और शिक्षण सिद्धांतों में अंतर होता है उद्देश्यों का। पत्रकार कितने तरीके के होते हैं, तो पूर्णकालिक भी होते हैं, अंशकालिक भी होते हैं, फ्रीलांसर भी होते हैं। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। सुकरात ने शिक्षण व्यू रचना प्रतिपादित की है, प्रश्नोत्तर। शिक्षण सामग्री के अनुभव के शंकु का वर्णन एडगर डेल ने किया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि अध्यापक के पास सच्चा आदर्श नहीं है तो उसे शीघ्र दुकानदार बन जाना चाहिए, ये उसे अपनी योग्यता अनुसार निसंदेह एक अच्छा आदर्श प्राप्त होगा, ये प्रोफेसर लॉरी का कथन है। सूक्ष्म शिक्षण के आविष्कारक डॉक्टर एलन हैं। सूक्ष्म शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, ये कथन भी एलन एंड ईव का है, या ये कथन की जो परिभाषा दी गई है ये एलन के द्वारा दी गई है, तो इसे हम एलन एंड ईव को कह सकते हैं। ये परिभाषा भी डॉक्टर एलन द्वारा दी गई है। सूक्ष्म शिक्षण कैसा शिक्षण है, तो सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण के रूप में आता है। शिक्षण के सूत्र कौन से हैं, ज्ञात से अज्ञात, पूर्ण से अंश, सरल से कठिन, सभी सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का अभिप्राय किसके व्यवहार में परिवर्तन है, तो प्रशिक्षु अध्यापकों के व्यवहार में परिवर्तन है। शिक्षाविद जिसने सूक्ष्म शिक्षण पर काम किया डॉक्टर बीके पासी का नाम आता है। सूक्ष्म शिक्षण में कितने विद्यार्थी होते हैं, 5 से 10। उच्च शिक्षा में दूरदर्शन का प्रयोग परियोजना कब प्रारंभ हुई, 1984 में हुई है। भाषा शिक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लिंगुआ फ्रैंका। सीखने में सबसे अधिक भूमिका होती है किसकी, देखने की सबसे अधिक भूमिका होगी। जब देखेंगे तभी आप सुनने का प्रयास करेंगे, बिना सुने अगर देखे अगर सुनते हैं तो वो सुनना अच्छा नहीं होता है। शिक्षण प्रतिमान में क्या चीजें आती हैं, तो शिक्षण प्रतिमान शिक्षण व्यू रचनाओं को कहते हैं। ब्रूस जॉइस ने कितनी शिक्षण प्रतिमानों की बात की है, तो उन्होंने शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा है। शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण क्या होता है, कला और विज्ञान दोनों होता है, तो इस तरीके से कला और विज्ञान दोनों मानते हुए हम शिक्षण विज्ञान को मानते हैं। शिक्षण विज्ञान में किस भाग में शिक्षक की भूमिका का वर्णन होता है, तो जो शिक्षण की भूमिका का वर्णन है वो हमारा सामाजिक प्रणाली में मिलेगा। शिक्षण प्रतिमान में पदों की व्याख्या की जाती है, कहाँ पर, तो पदों की व्याख्या जब हम करेंगे तो शिक्षण प्रतिमान में हम संरचना में पदों की व्याख्या करेंगे। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान किससे संबंधित है,
तो ये प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान हमारा सूचना प्रक्रिया स्रोत से संबंधित है। शिक्षण की सामान्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त आवश्यकताओं का वर्णन शिक्षण के किस अंग में किया जाता है? तो जो अतिरिक्त आवश्यकताओं का वर्णन है, वो हमारा सहायक प्रणाली के रूप में किया जाता है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड ऑस्वेल को कहते हैं। शिक्षण प्रतिमान अनुदेशक की रूपरेखा माने जाते हैं, जिनमें विशेष उल्लेख किया जाता है कि छात्र किस प्रकार की अंतःक्रिया करें कि जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। तो ये बात किस शिक्षा शास्त्री ने कही है? तो इस बात को कहने वाले हमारे ब्रूस जॉयस महोदय हैं। छात्रों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए। तो अगर हम उनकी संरचनाओं को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो हमें किस चीज़ का प्रयोग करना होगा? तो इसके लिए हम अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की व्यवस्था करते हैं, जो कि प्रतिमान के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अप्रक्षेपित साधन है? तो श्यामपट्ट अप्रक्षेपित साधन है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की स्थापना किसने की है? तो जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है, उसकी स्थापना करने वाले हमारे रॉबर्ट ग्लेसर महोदय हैं। स्मिथ के आधार पर इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो हर्बर्ट स्मिथ के आधार पर हैं, मॉरिसन आपके बोध स्तर पर हैं और हंट आपके चिंतन स्तर पर हैं। नेक्स्ट है प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये प्रतिमान हमारा डॉक्टर रिचर्ड सचमैन के द्वारा विकसित हुआ था। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तो हम अगर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देकर के शिक्षण करते हैं तो हम स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का शिक्षण करते हैं। व्यावसायिक बुद्धि के साधन हैं, तो ये सभी साधन व्यावसायिक बुद्धि के हैं। स्कूलों की जवाबदेही, स्कूली शिक्षा की जवाबदेही किसकी है? प्राचार्य की भी है, प्रबंधक की भी है और शिक्षक की भी है। इन सभी की हो जाएगी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की संस्तुति किसके द्वारा की गई? तो ये मेहरोत्रा समिति द्वारा की गई। विद्यार्थियों में के द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शुरुआत अमेरिका से हुई है। यह मूल्यांकन की शुरुआत 1920 में की गई है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। भारत में विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों का मूल्यांकन कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये मूल्यांकन हमारा 1970 से प्रारंभ किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही करेंगे। स्कूल शिक्षा की जवाबदेही का संबंध होता है, ये सभी सही है क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। व्यावसायिक मानकों को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हो जाएंगे। जनसंचार का साधन है, सभी साधन यूज होते हैं, ये सभी ठीक होगा। शिक्षण को प्रभावी रूप में एक पाठ्य वस्तु के रूप में कहा जाना चाहिए। तो शिक्षण को क्या कहा जाए? तो इसे शिक्षण को हम बहुमाध्यम उपागम कहते हैं। बहुमाध्यम उपकेंद्र को क्या कहा जाता है? ये सभी सही हो जाएगा क्योंकि सारे नाम इसके हैं। शिक्षण एक अंतःक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य होती है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य होती हैं। तो ये कैसी परिस्थितियां हैं? और इसकी बात एडमंड एमिडन ने कही है। शिक्षण एक परिपक्व और अपरिपक्व व्यक्तियों के बीच घनिष्ठ संबंध है, जिसका प्रारूप अपरिपक्व व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए किया जाता है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो ये कथन हमारा डॉक्टर एस.सी. मॉरिसन का है। शिक्षण की क्रियाओं की वह विधि है जो सीखने में जागरूकता जागृत करती है। ये बात किसने कही है? तो ये बात हमारी बी.ओ. स्मिथ महोदय ने कही है। अच्छे शिक्षण की विशेषता है, तो अच्छा शिक्षण सभी चीज़ों पर आधारित होता है। कौन सा कथन सही है? तो ये सारे कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही करेंगे। यहाँ पर भी सारी बातें सही हैं। त्रिमुखी प्रक्रिया है, तीनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। ज्ञानात्मक पक्ष को अनुदेशन द्वारा विकसित किया जा सकता है, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षा एक चरण है, तीनों चरण आते हैं, इसलिए सभी सही हो जाएगा। पूर्व क्रिया के चरण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? सारी चीज़ें की जाती हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षण के अंतः क्रिया में कौन सी क्रिया सम्मिलित है? कक्षा की अनुभूति, क्रिया प्रतिक्रिया, सीखने का सिद्धांत सभी हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षण के क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी क्रिया है? सभी क्रियाएं आती हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षण के उत्तर क्रिया के चरण में किस क्रिया पर विशेष बल दिया जाता है? तो उपरोक्त सभी पर दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षण का स्तर है, ये तीनों स्तर हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षण का प्रारंभिक स्तर है, तो प्रारंभिक स्तर हमारा स्मृति स्तर है, जिसमें हम याद करते हैं। शिक्षण का अंतिम स्तर चिंतन स्तर है, जिसपे हम चीज़ों को समझते हैं। बोध स्तर हमारा बीच में आता है, इस बात को याद रखेंगे। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, जिसमें अतीत काल के अनुभव को उसी क्रम और ढंग में जैसा जागृत होते हैं जैसे कि पहले हुए थे। ये कथन हमारा किस शिक्षा शास्त्री के द्वारा दिया गया है? तो इस कथन को देने वाले हमारे स्टाउट महोदय हैं, इसलिए हम ऑप्शन सी सही करेंगे। सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। ये कथन हमारा वुडवर्थ का है। स्मृति की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो स्मृति की अवस्थाओं को अगर हम बांटते हैं तो स्मृति को हम 4 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। स्मृति की अवस्थाएं क्या हैं? तो अधिगम धारण करना, प्रत्यय स्मरण, पहचान करना, ये सभी आते हैं, ऑप्शन डी सही करेंगे। स्मृति की विशेषता नहीं है, तो स्मृति की विशेषता क्या नहीं है? व्यर्थ की बातों को नहीं भूलना, ये स्मृति की विशेषता नहीं है। स्मृति के स्तर पर क्या चीज़ें सही नहीं है?
तो स्मृति के स्तर पर ये चीज़ें नहीं सही हैं कि स्मृति स्तर शिक्षण विचारहीन होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। स्मृति के स्तर में किस पर बल दिया जाता है? सभी पर बल दिया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। स्मृति के स्तर का प्रवर्तक यानी हर्बर्ट को माना जाता है, पीछे बात हो चुकी है। स्मृति स्तर के शिक्षण में क्या सही कथन सही है? तो सभी कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। स्मृति के स्तर पर प्रशिक्षण के प्रतिमानों को कितने प्रारूप में बांटा जाता है? तो सभी इसके प्रतिमान हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हर्बर्ट महोदय ने स्मृति शिक्षण की व्यवस्था को कितने भागों में बांटा है? तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली है। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का पहला पद क्या है? तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का पहला पद जो है वो तैयारी और प्रस्तावना है, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी कहेंगे। कौन सा कथन सही है? फिर भी सभी कथन सही है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक बातें हैं, सारी बातें सही हैं। बोध के स्तर का प्रतिमान मॉरिसन महोदय ने दिया है। मॉरिसन के अनुसार बोध स्तर के प्रतिमान के प्रारूप कौन से हैं? तो ये सभी प्रारूप हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मॉरिसन के बोध स्तर के प्रतिमानों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मॉरिसन ने भी अपने बोध स्तर के प्रतिमानों को बांटने में 5 स्तर बताए हैं। शिक्षण के प्रतिमान के संबंध में क्या बात सही है? यह समस्या केंद्रित होता है, चित्त स्मृति और बोध स्तर दोनों का प्रभावी होता है, बौद्ध स्तर को विकसित किया जाता है। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। चिंतन के स्तर को शिक्षण प्रतिमान को चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान को प्रतिपादित करने का श्रेय हमारे हर्बर्ट महोदय का है। सॉरी, ये चिंतन के स्तर के प्रतिमान को प्रतिपादित करने का श्रेय हंट महोदय का है। सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत 1963 में किसने विकसित किया? तो डॉक्टर डी एलन ने इसे विकसित किया है, डॉक्टर डी एलन। किसने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तव में शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है? ये बात भी डी एलन की कही हुई है। सूक्ष्म शिक्षण के विषय में जो अवधारणाएं हैं सारी सही हैं, ऑप्शन डी सही होगा। सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में क्या बात सही है? इकाई प्रस्तुत होती है, 10 विद्यार्थी होते हैं, 5 से 20 मिनट होती है, बिल्कुल सही बातें हैं। उपरोक्त सभी शिक्षण का चक्रप्रद नहीं है, तो दीर्घ योजनाएं बनाना, लघु उद्योग बनाना, ये सारी चीज़ें शिक्षण की प्रक्रियाओं में नहीं है, बाकी सही हैं। सूक्ष्म शिक्षण का गुण है कि इसमें सभी चीज़ें होती हैं, इसलिए हम ऑप्शन डी सही करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण की सीमा है, इसकी सभी सीमाएं हैं, यानी ये ड्रॉबैक हैं जो सूक्ष्म शिक्षण में पाए जाते हैं, इसलिए हम उपरोक्त सभी को सही करेंगे। शिक्षण का लाभ क्या है? उपरोक्त सभी को हम टिक करेंगे। बीके पासी 1975 में कितनी शिक्षण कौशलों की सूची प्रस्तुत किए थे? तो 13 शिक्षण सूचनाओं की कौशल की सूची थी। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कितने शिक्षण कौशलों की सूची है? तो ये 14 शिक्षण कौशल हैं। अंतःक्रिया और विद्यार्थियों के जो शाब्दिक संप्रेषण होते हैं उसके निरीक्षण अंकन को ही अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। क्रिया पद्धति का विकास 1950 में फ्लैंडर्स के द्वारा किया गया है। फ्लैंडर्स ने कक्षा में होने वाले शिक्षक और व्यवहार को कितने भागों में बांटा है? 10 भागों में है। फ्लैंडर्स ने अंतःक्रिया वर्ग में क्या बात सही है? तो ये अशाब्दिक व्यवहारों को शामिल नहीं किया जाता है। छात्रों और व्यवहारों को वर्गीकरण करते हैं, छात्रों को शाब्दिक रिकॉर्ड रखते हैं, सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया वर्ग में शिक्षक वार्ता में 7 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 2 भाग हैं। शिक्षक वार्ता का अर्थ है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वार्ता करेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्लैंडर्स ने की अंतःक्रिया में प्रत्यक्ष वार्ता का अव्यय है। ये प्रत्यक्ष वार्ता में हम बच्चों से बात करेंगे, उनकी भावनाएं स्वीकृत करेंगे और उनकी बातों को मानेंगे, ये सभी सही हो जाएंगे। फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया पद्धति में शिक्षक वार्ता के अंतर्गत वार्ता का अव्यय है, तो निर्देश भी देते हैं, आलोचना भी करते हैं, व्याख्यान भी देते हैं, ये सभी सही होंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया वर्ग में विद्यार्थी के कितने वर्ग होते हैं? तो विद्यार्थियों के फ्लैंडर्स की इस क्रिया में 2 वर्ग हैं। फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया वर्ग में होने वाली शिक्षा पद्धति और व्यवहारों के वर्ग में क्या बात सही है? तो शिक्षक वार्ता के 7 वर्ग हैं। शिक्षक वार्ता 2 भागों में है। कक्षा में चुप्पी या अवस्था एक वर्ग के रूप में जानी जाती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। फ्लैंडर्स के विधि की उपयोगिता है, तो ये सारी चीज़ें फ्लैंडर्स के विधि की हैं, इसलिए बहुत उपयोगी हैं, ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षण मशीन का प्रयोग नहीं है, तो इससे हमारे शिक्षकों का कार्य कठिन हो जाता है, ये बात शिक्षण मशीन की विशेषता नहीं है। किसने कहा कि किसी रूपरेखा या उद्देश्य को व्यवहार के अनुसार ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है? तो ये हमारा कथन प्रतिमान के विषय में जायासोन वेल का कथन है, इसलिए ऑप्शन बी को सही करेंगे। शिक्षण प्रतिमानों के संबंध में सोचने विचारने की एक रीति है, इसी के अनुसार शिक्षण प्रतिमान किसी वस्तु को विभाजित और व्यवस्थित करके तर्कसंगत ढंग से ढालने को कहा जाता है। तो ये कथन हमारा हीमैन का कथन है, इसलिए ऑप्शन बी को सही करेंगे। शिक्षण एक रूपरेखा, विशिष्टीकरण और विशेष व्यवहार के कारण परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, ये कथन हमारा जायासन वेल का है। नेक्स्ट,
शिक्षण उद्देश्यों के अंतर्गत कौन सी बात आती है? तो दिया, दिशा, क्रिया, व्यवहार परिवर्तन सभी आते हैं। ऑप्शन डी की सही हो जाएगा। उद्देश्य वह बिंदु और अभीष्ट है जिसके लिए किसी दिशा में कार्य किया जाता है। इस बात को कहने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो इस बात को हमारी एनसीईआरटी कहती है और एनसीईआरटी के बारे में ही हम इस बात को जानते हैं। पीएस ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का कौन सा भाग नहीं है? तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक है, प्रयोगात्मक नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी को हम डबल टिक करेंगे, ऑप्शन सी। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित कितने भागों में किया गया? तो 6 चरणों में विकसित किया गया। आई के डेविस के अनुसार नियोजन करते में शिक्षकों को कौन-कौन सी क्रियाएँ करनी पड़ती हैं? तो कार्य विश्लेषण होता है, शिक्षण उद्देश्यों को पहचानना, व्यवहारिक रूप में लिखना, सभी सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसने लिखा है कि शिक्षण नीतियाँ शिक्षण विधियों से अधिक व्यापक हैं? तो शिक्षण नीतियाँ शिक्षण विधियों से अधिक व्यापक हैं, ये आई के डेविस ने कहा है।